नमस्कार। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता संयुक्त परिवार है। यह बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज की प्रमुख अवधारणा के रूप में है। इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। संयुक्त परिवार का तात्पर्य होता है कि दो या दो से अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति एक ही घर में निवास करते हो, सभी के हित समान हो, सामान्य पूजा घर हो और इसके साथ ही संपत्ति के सम्मिलित स्वामी हो, तो वह संयुक्त परिवार है। यह एक चलचित्र के माध्यम से इसमें और स्पष्ट हो जाएगा। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज के संतान होते हैं। भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से भी वे संयुक्त होते हैं। इस चलचित्र में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से तुलसी के पौधे में पानी देने पर एक दूसरे पर अपनी बात रख रहे हैं कि उसने दिया होगा, लेकिन यहाँ सभी को कनेक्ट किए हुए हैं। ये संयुक्त परिवार है जो सभी एक दूसरे से परिचित है और सभी सहभागी हैं। इसके साथ ही मनोरंजन का केंद्र भी है संयुक्त परिवार। चाहे उत्सव हो, चाहे नाच गान का दृश्य हो, सभी सहयोगी रूप में कार्य करते हैं। ऐसा ही कार्य इस विशेष उत्सव के आधार पर होता रहता है। वैसे तो संयुक्त परिवार में मनोरंजन का कार्य भी होता रहता है। परंपरागत रूप से नृत्य प्रस्तुत करते हुए संयुक्त परिवार के सदस्य संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज के संतान होते हैं। भोजन, पूजा और संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण अध्ययन किए। इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में लिखा है कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, वह जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हो। इरावती कर्वे ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तियों का समूह तो है ही, लेकिन उनका जो निवास स्थान है वो केवल एक ही घर है और एक ही रसोई का बना भोजन ग्रहण करते हैं और संपत्ति के सम्मिलित स्वामी है। यानी कुछ लोग कार्य कर रहे हैं
और कुछ उसमें कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कार्य नहीं कर रहे हैं वो भी संपत्ति के सम्मिलित स्वामी हैं। आईपी देसाई ने द जॉइंट फैमिली इन इंडिया इन सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में लिखा है कि हम उस गृह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं और जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हो। यहाँ आईपी देसाई ने 3 या उससे अधिक पीढ़ी के जो व्यक्ति है जो किसी परिवार में रह रहे हैं उसे संयुक्त परिवार कहा है। श्याम चरण दुबे ने अपनी पुस्तक ह्यूमन एंड कल्चर में लिखा है कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हो और उनमें निकटता का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हो और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। जोली ने अपनी पुस्तक हिंदू लॉ एंड कस्टम में लिखा है कि न केवल माता पिता तथा संतान, भाई तथा सौतेले भाई सामान्य संपत्ति पर रहते हैं, बल्कि कभी कभी इनमें कई पीढ़ियों तक की संतानें, पूर्वज तथा समानांतर संबंधी भी सम्मिलित रहते हैं। सारांश रूप में संयुक्त परिवार ऐसे परिवार हैं जिनमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। संयुक्त परिवार की परिभाषाओं के आधार पर उसकी विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इनके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि सभी जो सदस्य हैं वो एक ही घर में, जो बड़ा घर है उसमें निवास करते हैं। सामान्य रसोई घर, सभी सदस्य एक ही रसोई घर में बना भोजन करते हैं। कर्ता या अन्य बड़े पुरुष की पत्नी अन्य स्त्रियों की रसोई के कार्यों की देखभाल करती है। ऐसे परिवार में भोजन करने की भी रस्म होती है, रिवाज होता है, प्रथा होती है जो बच्चों के समाजीकरण में योग देती है। अर्थात यहाँ सामान्य रसोई घर है और उसमें परिवार के समस्त सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा, सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, सभी सदस्य कमाकर परिवार के सामान्य कोष में देते हैं तथा जन्म, विवाह और मृत्यु आदि के अवसर पर सामूहिक कोष में से ही खर्च किया जाता है। सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य। हिंदुओं में ईश्वर के अनेक रूप माने गए हैं। प्रत्येक परिवार का कोई न कोई देवी देवता होता है। पितर होते हैं जो उस परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। हिंदुओं में धर्म एक महत्वपूर्ण तथ्य है। धार्मिक कार्य पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मृत व्यक्ति का पिंडदान करने वाला, श्राद्ध और तर्पण करने वाला ही उसका उत्तराधिकारी होता है। हिंदुओं में अग्नि पूजा का भी विशेष महत्व होता है। वेदों में अग्नि से प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, हमें पुत्रों के से फलता फूलता घर दे। इस प्रकार अग्नि पूजा और पितर पूजा परिवार को संयुक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। गृह सूत्र में कहा गया है कि हिंदू परिवार केवल जीवित सदस्यों का ही निवास स्थान नहीं है, बल्कि यह गृह देवता अग्नि के संरक्षण में रहने वाले पूर्वजों का भी निवास है। रक्त संबंध से संबंधित। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां विवाह संबंधी होती है।
पितृसत्तात्मक परिवारों के संबंधों की गणना पितृ पक्ष से की जाती है तथा मातृ सत्तात्मक परिवार में मातृ पक्ष से। अब यहाँ पर संयुक्त परिवार की जो सदस्य हैं वो ब्लड रिलेशन से होते हैं, भाई बहन ये सभी रक्त से संबंधित है, लेकिन जो पत्नियां हैं वो विवाह से संबंधित होती हैं। बड़ा आकार, संयुक्त परिवार का बड़ा आकार होता है। एक संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं तथा 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, अतः इनका आकार नाभिक अर्थात एकाकी परिवार से बड़ा होता है। कभी कभी तो इनके सदस्यों की संख्या 60 से 70 तक भी हो सकती है। अधिकार और दायित्व, संयुक्त परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनके अधिकार और दायित्व होते हैं। जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति है तो उसके पास में कुछ अधिकार है और छोटे हैं तो उनके दायित्व भी हैं। आईपी देसाई का मानना है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ ही बड़ा अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। सामान्य सामाजिक प्रकार्य, के.एम. कापड़िया ने संयुक्त परिवार में सामान्य सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण माना है, अर्थात सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना है और उसका प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो अधिकांशतः मुखिया होता है, चाहे वह जाति पंचायत की सभा हो या किसी के यहाँ विवाह है, मृत्यु भोज या उत्सव आदि में सम्मिलित होना हो। परिवार का मुखिया संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य, हिंदुओं में वह परिवार का वयोवृद्ध पुरुष होता है। वही विवाह, उत्सव, संपत्ति तथा घर के महत्वपूर्ण एवं बाहरी कार्यों का निर्धारण करता है, उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं एवं वही अनुशासन और एकता बनाए रखते हैं। उसकी सत्ता निरंकुश है, परंतु वह सभी के साथ प्रेम, समानता एवं स्नेह का व्यवहार करता है। जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। प्रथम चित्र में वयोवृद्ध व्यक्ति है, दूसरे सदस्यों से के साथ में काम कर रहा है और दूसरे चित्र में सभी महिलाएं जो है खेत पर काम करती हुई है। सहयोगी व्यवस्था, संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। इसके अभाव में सदस्यों में विभाजन हो जाता है। इस व्यवस्था में सब एक के लिए तथा एक सब के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। एक तरह से यह समाजवादी व्यवस्था कही जा सकती है। सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण होना, संयुक्त परिवार के सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है, अर्थात सदस्यों को विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन पदों में संस्तरण में सर्वोच्च स्थान कर्ता का होता है, उसके बाद कर्ता की पत्नी, फिर कर्ता के भाई, कर्ता के सबसे बड़े पुत्र, छोटे पुत्र, पुत्रियों, पत्नियों आदि का होता है। स्थायित्व, संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थायित्व की है। अन्य परिवारों की तुलना में संयुक्त परिवार अधिक स्थायी होता है क्योंकि इसकी सदस्य संख्या अधिक होती है, अतः कुछ सदस्यों के अलग हो जाने तथा मर जाने पर भी परिवार में स्थायित्व बना रहता है। सदस्य परस्पर अपने दायित्वों का निर्वाह कर परिवार की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ऐसे परिवार में आर्थिक सहयोग के भी होता है और उसी के कारण स्थिरता बनी रहती है। साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संस्कृति का हस्तांतरण होता है। कहने का मतलब यही है कि संयुक्त परिवार के सदस्यों में जो है वो स्थायित्व होता है और यह चूंकि इनमें सदस्य संख्या अधिक होती है तो उसमें यह संकट का बीमा है, अर्थात यह आर्थिक सहयोग की एक व्यवस्था भी है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।